गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग क्लास 10 में पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? उपचयन तक। ठीक है, ऑक्सीकरण उपचयन, जिसे ऑक्सीकरण बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपचयन, रिडॉक्स अपक्रिया। आज के हिंदी के लिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग अपचयन पे ध्यान देंगे, अपचयन होता क्या है। आज हम लोग ध्यान देंगे रिडॉक्स क्या है, जिसे उपापचयन भी बोलते हैं। आज हम लोग ध्यान देंगे कि संक्षारण क्या होता है, संक्षारण क्या होता है। आज हम लोग ध्यान देंगे कि विकृति गंधिता क्या है, विकृति गंधिता क्या है। ठीक है, ये सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं और हमारे आसपास मिल जाते हैं। ठीक है, तो संबंधित इनसे तो पहले हम क्या ध्यान देंगे? अपचयन। ठीक है, तो मिटा दे रहे हैं। अपचयन क्या होता है? तो हम लोगों ने ऑक्सीकरण पढ़ा। ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा क्या होता है? अपचयन। तो ऑक्सीकरण में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन। तो अपचयन में क्या होगा? जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या में कमी आती है तो उसे क्या बोलते हैं? अपचयन। ठीक है, तो ये तो एक लैंग्वेज हो गई कि ऑक्सीजन की संख्या में कमी आती है। ठीक है, हमने आपको इसका दूसरा पहलू भी समझाया था कि ऑक्सीजन एक कैसा तत्व है? ऋण विद्युतीय तत्व है। तो आगे जब आप चलेंगे, जब आगे पढ़ेंगे जाके फर्स्ट ईयर में भी इसका चैप्टर, तो वहां ज्यादा आपके 10th के हिसाब से इतना बहुत है नहीं। से वैसे फर्स्ट ईयर आप देखेंगे तो यहाँ ऋण विद्युतीय वर्ड यूज कर दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के अलावा भी कुछ तत्व होते हैं जो हटते हैं। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या में कमी होती है उसे क्या बोलते हैं? अपचयन, अपक्रिया में। ठीक है, उस अपक्रिया को अपचयन बोलते हैं। या एक थ्योरी इसमें और हो सकती है जिसमें इसका उल्टा, यानी कोई धन विद्युत, जैसे जिसमें हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होती है। देखिए उल्टा जस्ट है, जो माइनस है उनकी संख्या में कमी होनी चाहिए और जो प्लस है उनकी संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन लागू हो रही तो उसे हम क्या बोलेंगे? कि वो अपचयन अपक्रिया। ठीक है, कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं। जैसे CuO की क्रिया जब हम H2 से कराते हैं तो ये क्या बना लेता है? Cu और H2O पृथक हो जाता है। तो यहां हमें साफ साफ इसमें दिख रहा होगा आपको कि बताइए Cu के साथ O था और यहां पे क्या हो गया? एक भी O नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या में क्या हो रही है? कमी। तो उसे हम क्या बोलेंगे? अपचयन। ठीक है, या जिंक ऑक्साइड की जब कोक से क्रिया कराते हैं तो बन जाता है जिंक और CO। तो यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की संख्या में क्या हो रही है? कमी। या आयरन की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कराते हैं तो FeCl3H2 गैस निकल जाती है। बैलेंस कर लो एक बार इसको जरा। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 लगाओगे, 3 से काम चलेगा नहीं, चूंकि ऑक्सीजन 2 है तो सीधे यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लग जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें बैलेंस करना वैसे भी आपको सिखाया था। ठीक है, उससे बैलेंस किया करो, अपने मन से देख के बैलेंस ना किया करो। तो यहां हमें देखो क्या दिख रहा है कि जो क्लोरीन था उसके पास क्या होता है? सॉरी, जो हाइड्रोजन था उसके पास क्या था? क्लोरीन। ठीक है, और जबकि यहां पे देखिए क्लोरीन क्या हो गया? इससे हट गया।
हाइड्रोजन सिंगल बचा हुआ है। तो क्लोरीन चूंकि एक ऋण विद्युतीय होता है ऑक्सीजन की तरह, तो जब क्लोरीन की संख्या में कमी होगी तो वो भी क्या कहलाएगा, अपचयन। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन में इसमें क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, इसमें जिंक का अपचयन हो रहा है, इसमें कॉपर का अपचयन हो रहा है। तो हम जब भी देखेंगे ऑक्सीजन या कोई ऋण विद्युतीय तत्व उससे हट रहा होगा तो उस कंडीशन में उसको क्या कहा जाएगा कि उसका क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, तो अपचयन अब आपको समझ में आ गया कि कोई दिक्कत अभी भी, कितनी सिंपल थ्योरी है, खास करके दौलत बच्चों के लिए। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की संख्या में कमी पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं हम, अपचयन। या कोई ऋण विद्युतीय तत्व में कमी क्या पाई जाती है या हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि दिखाई पड़ जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, अपचयन। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा जस्ट ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट होता है अपचयन, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अपक्रिया हम देखते हैं। देखिए अगली अपक्रिया कौन सी है, रिडॉक्स, या इसको उपापचयन अपक्रिया भी बोलते हैं। देखिए रिडॉक्स एक इंग्लिश वर्ड है जिसके वर्ड में दो डेफिनेशन छुपी हुई। ठीक है, कौन कौन सी देख लो जरा, ये रेड और प्लस ऑक्स का कॉम्बिनेशन है। रेड जो होता है वो रिडक्शन का कॉम्बिनेशन है, इसको रिडक्शन बोलते हैं। प्लस ऑक्स जो होता है वो ऑक्सीडेशन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अभी तक कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं उसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स अपक्रिया या उपापचयन अपक्रिया। ठीक है, इसको लिखना है तो लिख लो, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ संभव होती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स अपक्रिया या उपापचयन अपक्रिया। ठीक है, इसके एग्जांपल वही सब है, उन्हीं बस गौर से में देखना है। जैसे अभी हमने लिखा था CuO प्लस H2, तो क्या आ गया था H2O और प्लस Cu। तो देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं। अब ऑक्सीकरण जिसमें हो रहा होगा तो ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो रही होगी, तो किसी की संख्या में कमी हो रही होगी ना। भाई ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, जब साफ साफ कह दिया गया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि कुछ भी आ नहीं सकता, कुछ भी जा नहीं सकता, ना कुछ नष्ट हो सकता है, हमेशा द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन आया कहां से, किसी का ऑक्सीजन कम हुआ है, सिंपल सी बात है, किसी का ऑक्सीकरण तो किसी का अपचयन। चेक कर लेते हैं, जैसे Cu चेक करोगे आप तो हम देख रहे हैं कि इसकी ऑक्सीजन की संख्या में क्या हुआ है, ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो गई। भाई CO था वहां से Cu बचा, तो कमी हो गई है, तो हमें पता है कमी मतलब क्या है, अपचयन। लेकिन दूसरा पहलू ये देखो कि इसके साथ H2 भी तो था, और H2 में क्या हो रहा है, यहां एक भी O नहीं थी, यहां O आ गए, तो यहां O की संख्या में, O की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब क्या हुआ, ऑक्सी। देखिए अभी मैंने कहा था कि इसके पास अगर वो आया है तो आया कहां से, यानी किसी से तो वो लिया गया है ना, और रिएक्शन के अंदर ही वो इन्वॉल्व होगा। तो अगर ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो रही है तो कमी भी कहीं हो रही हो, तो यानी हर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन ही होती, बस उसे हमें दोनों पहलू की चेक करना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगला हमने एग्जांपल कौन सा लिया था, ZnO प्लस C, चेंजेस Zn प्लस Cu। अब यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो जिंक ऑक्साइड, हम देख रहे हैं यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो रही है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हुआ, साफ हमें दिख रहा है। तो दूसरा हमें खुद समझ जाना चाहिए कि उसमें ऑक्सीकरण हो रहा होगा, और वो दिख भी रहा हमें, कार्बन और कार्बन देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहां क्या हो रहा है,
ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। ठीक है, कितना इजी है। तो इसे बहुत आसानी से आपको समझ लेना है कि अगर किसी की ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो रही है तो कोई दूसरा तत्व जरूर उपस्थित होगा जिसकी ऑक्सीजन संख्या में कमी भी हो रही होगी। ठीक है, इसके बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज जरूर देखो और एक्सरसाइज जरूर किया करो। ठीक है, उससे आपको कम से कम अप्लाई करना आ जाएगा, रटना बात अलग है, अप्लाई करना बात अलग है। ठीक है, तो रिडॉक्स प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉम्बिनेशन होता है रिडॉक्स। ठीक, चलिए अगली घटना पे चलते हैं। अगली घटना कौन सी है, संक्षारण। संक्षारण नाम से चाहे भले न पहचान पाओ, लेकिन सबने खूब देखी होगी संक्षारण घटना क्या होती है। देखा होगा जब सर्दियां होती हैं या थोड़ा बरसात का मौसम होता है तो जो लोहा होता है, लोहे के ऊपर एक लाल रंग की परत चढ़ जाती है। कभी गौर किया होगा, जब लोहा लाते हैं तो बड़े चमकदार अच्छा लोहा होता है, लेकिन कुछ समय उसमें क्या होता है, एक परत उसके ऊपर चढ़ जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जंग लग गई। ठीक है, क्या लग गई लोहे में, जंग। तो बस इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण। और ये सिर्फ लोहे में नहीं होता, बस लोहे में ज्यादा तेजी से होता है और लोहा हमें हर जगह दिखता है। ठीक है, इस वजह से हम जानते हैं कि लोहे में जंग लगती है। ये कई धातुओं में होता है, चांदी में भी होता है, ठीक है, कॉपर में भी होता है। देखा होगा जिसके यहाँ कॉपर के बर्तन होंगे तो कभी गौर किया होगा, अगर काफी दिन साफ नहीं किए थे तो उसमें हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो वो भी कुछ ऐसा ही जैसे लोहे में जंग लगना, वैसे हरे रंग की परत चढ़ना। चांदी पे अगर किसी ने गौर किया हो या अपने घर में पूछना तो आपकी मम्मी बताएंगी कि चांदी क्या होती है, कुछ समय बाद काली पड़ने लगती है। ठीक है, तो ये काली पड़ना उसका कोई रंग नहीं बदलता है, वो भी उसमें उसकी ऊपरी परत नष्ट हो रही होती है। ठीक है, तो कुल मिला के संक्षारण घटना क्या है कि जब धातुएं पर्यावरण के संपर्क में आती हैं तो कुछ गैसें होती हैं या कुछ कंडीशन होती है जो उनके लिए नुकसानदायक होती है। जैसे लोहे की अगर बात की जाए तो लोहा, नमी उसके लिए नुकसानदायक होती है। अगर नमी आ जाएगी तो नमी के संपर्क में आने में क्या होगा, उसकी जो ऊपरी परत होती है, अच्छा ये घटना सिर्फ ऊपरी परत पर होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो ऊपरी परत होती है, जैसे मान लिया ये लोहा है हमारे पास, हमने मान लिया ये लोहे का टुकड़ा है। ठीक है, ये लोहे का, Fe जानते हो ना, लोहे प्रतीक होता है। ठीक, लोहे का टुकड़ा है। अब जैसे इसमें नमी आएगी यानी H2 के ड्रॉप्स जैसे ही आएंगे तो क्या होगा, इसमें रस्ट लग जाएगी, ऊपर जंग लग जाएगी यहां पे। और जंग लगती क्यों है, क्योंकि इसकी रिएक्शन के बाद यहाँ पे Fe2O3 फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, ऑक्साइड के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो उससे क्या होती है कि ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और लोहा भी कमजोर होने लगता है, वो धीरे धीरे पूरी परत को नष्ट करने लगता है। तो ऐसे ही सभी घटनाओं में होता है, मतलब सभी धातु में होता है कि जब भी धातु किसी पर्यावरण के संपर्क में आती है तो उसकी जो ऊपरी परत होती है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है या उसका धीरे धीरे क्षय होने लगता है। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण। एग्जाम्पल आपके पास बहुत है, जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, लोहे में जंग। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, चांदी में काली परत। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, कॉपर या तांबा में हरी परत। ठीक है, तो ये सब इसी के एग्जाम्पल है। तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि जब धातु पर्यावरण के संपर्क में, देखिए पर्यावरण इसलिए कहा गया है क्योंकि किसी के लिए H2O जिम्मेदार है, जैसे जंग के लिए H2O जिम्मेदार है, इसके लिए H2S जिम्मेदार है, इसके लिए भी H2O प्लस HCl भी जिम्मेदार है। ठीक है, तो अलग अलग गैसें हैं, तो इसलिए पर्यावरण का नजरिया सही होगा। जब धातु पर्यावरण के संपर्क में आती है तो
उसकी बाह्य परत का धीरे धीरे क्षय होने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे क्षय होने लगता है। बस इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हम लोग अब तो समझ में आ गया होगा, रोज देखते हो। बस लोहे में जंग लगना थोड़ा फास्ट होता है, ये सब स्लो रिएक्शन होती है, काफी समय बाद होता है, ये फास्ट होता है। ठीक, तो संक्षारण क्या है, तुम सिंपल सी बात बता देना कि किसी धातु को परमाणु रखोगे तो कुछ गैसें उसके नुकसानदायक होती है, वो क्या करेंगी, उसकी बाह्य परत को नष्ट करने लगेंगी, तो लोहा खराब होने लगेगा, कमजोर, एकदम नहीं कमजोर हो जाएगा कि आज जंग लगी कल कमजोर हो जाए। लेकिन समय के साथ उसकी जो क्षमता है वो कम होने लगेगी। 10 साल चलना चाहिए तो हो सकता है 8-9 साल या 7 साल में टूट जाएगा। ठीक है, तो संक्षारण क्या करता है, धातु को नुकसानदायक होता है। लेकिन उसकी हानियां क्या है, तो हानियां हमने आपको बताई थी कि वह धातु कमजोर हो जाती है। अब कमजोर होने से बहुत नुकसान हो सकते हैं। अगर बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें लिंटर पड़ा हुआ है, उसकी अगर सरिया कमजोर हो गई तो लिंटर गिर सकता है, जिससे जान और माल दोनों की हानि हो सकती है। कोई जहाज है, उसमें भी लोहे का इस्तेमाल होता है, अगर वो कमजोर तो पानी उसके अंदर आ सकता है, जहाज भी डूब सकता है। ठीक है, एरोप्लेन है, रेल है, कई जगह पे जहां लोहे का इस्तेमाल होता है वहां लोहा अगर कमजोर होगा तो नुकसान होगा। ठीक है, ऐसे ही हर धातु के लिए हानियां होती हैं। इसके उपाय क्या हो सकते हैं, संक्षारण के उपाय क्या क्या है, क्या करें जो संक्षारण हो ही ना। तो पहला उपाय हो सकता है कि हम लोग धातुओं में पेंट का प्रयोग करें, यानी धातुओं को पहले से ही पेंट कर दो। ठीक है, और पेंट किससे किया जाएगा, तो ध्यान रखना, हमेशा अधिक सक्रिय धातु का पेंट होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा बेटर होता है। इससे लोहे में हम लोग जिंक कर सकते हैं, टिन का कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका होता है, अगर पेंट कर दोगे तो सबसे पहले उससे क्रिया होगी, वो नष्ट होगा, तो पेंट एक दूसरा में रिवाइज किया जाता है, जिससे संक्षारण घटना होती ही नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या, नमी से दूर रखें उसको। ठीक है, हम उस चीज के पास उसको ले ही ना जाए, इससे नुकसान हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि हम लोग ग्रीस का प्रयोग करें। ग्रीस का प्रयोग क्यों, चूंकि लोहे या कोई धातुएं होती हैं, उनमें कई ऐसी जगह होती है जो मूविंग, घुड़न करती है। ठीक है, तो वहां पेंट वगैरह काम नहीं करता है, तो वहां ग्रीस काम करती है। ठीक है, ग्रीस होगी तो नमी जा ही नहीं पाएगी। तो संक्षारण के कुछ उपाय हो गए जिससे हम संक्षारण की घटना को रोक सकते हैं। ठीक है, तो संक्षारण आपको समझ में आ गया क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। जब किसी धातु को आप पर्यावरण में ले जाएंगे तो कुछ गैसों के संपर्क में आने से क्या होता है, उसकी बाह्य परत जो होती है उसका धीरे क्षय, नष्ट होना, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसी घटना को हम संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल में आप 3 में से कोई लिख सकते हैं, सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हानियां क्या होती है, धातु कमजोर हो जाती है, उससे भी जान वाले कई प्रकार की हानि हो सकती है। उपाय क्या क्या है, धातुओं में पेंट का प्रयोग करें। अधिक सक्रिय धातु, अब ये वर्ड क्या है, ये आपको अभी आगे समझ में आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि अधिक सक्रिय क्या होता है। ठीक है, नमी से दूर रखें और ग्रीस का प्रयोग करें। ठीक है, इनका उपयोग कर सकते हैं। चलिए अगली घटना देख लेते हैं, ताकि आज ये चैप्टर पूरी खत्म हो जाए, ताकि कल हम लोग इसकी एक्सरसाइज आराम से कर सकें। ठीक है, चलिए अगली घटना हमारे पास क्या थी, विकृति गंधिता। अब ये क्या होती है, तो देखिए विकृति गंधिता वर्ड से आपको समझ में आ गया। विकृति मतलब होता है कि कुछ बदलाव, और उससे गंध, गंधिता मतलब गंध आने लगे। ठीक, ये होता किसका है, तो इसका संबंध सीधे कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण से होता है, जिसको हम बोलते हो उपचयन से होता है। और ये होता किसमें, तो ये जो खाने पीने के हम लोग पदार्थ बनाते हैं, घर में सब्जी बनती है, दाल बनती है, तो इनमें जब आप कभी मसाले ज्यादा प्रयोग कर देंगे या तेल वगैरह ज्यादा डाल दीजिए, देखा होगा शादी खाना जल्दी खराब हो जाता है। हो सकता है गर्मियों में बने 12 बजे महक आने लगे उससे। ठीक है,
जिसमें ज्यादा मसालों का प्रयोग किया जाएगा, तेल का प्रयोग किया जाएगा, तो उसमें क्या होता है, उनका ऑक्सीकरण होने लगता है। और ऑक्सीकरण होने से क्या होता है, उनकी अवस्था, भाई तेल का ऑक्सीकरण होगा तो उसकी अवस्था बदल जाती है। अवस्था बदलने से तेल ग्लिसराइड एस्टर होते हैं और वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनमें क्या होती है कि उनके में एक विशेष प्रकार की गंध भी आने लगती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, विकृति गंधिता। तो हम इसको क्या लिखेंगे, जब उच्च मसालों अथवा तेलों से युक्त, शादी खाने में तो विशेष है, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, से युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखते हैं तो उससे एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकृति गंधिता कहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होता है, तो अभी बता दिया, ऑक्सीकरण, ग्लिसराइड एस्टर का ऑक्सीकरण हो जाता है, वो ही में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी वजह से उससे क्या होती है, गंध आने लगती है, इसे क्या बोलते हैं, विकृति गंधिता। अब कुछ लोग मन में आ रहा होगा कि सर गर्मी में जल्दी हो जाता है, सर्दी में लेट होता है। तो आपको पता होना चाहिए, गर्मी में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका टेम्परेचर अधिक होने की वजह से मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, जबकि सर्दी में जो टेम्परेचर होता है लो, तो उनका रिएक्टिविटी लो होती है, ठीक है। तो जब रिएक्टिविटी लो होगी तो जल्दी क्रिया नहीं होगा, ऑक्सीकरण कुछ टाइम के बाद होगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में बहुत सी चीजें, खाना हो गया, शादी का खाना हो गया, दाल बिगड़ जाती है, उससे भी महक आने लगती है, ठीक है, तो सब किसमें आ जाएगा, विकृति गंधिता में। इसका मोस्ट एग्जाम्पल देखा होगा, पैकेट में जो चिप्स वगैरह आते हैं, ये जो खाने पीने के सामान पैकेट में आता है, उसमें वैसे उनको ऑक्सीजन भरनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन भरेंगे तो तुरंत चालू हो जाएगा ऑक्सीडेशन, जल्दी गंध मार देगी। उसकी जगह क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस वो भरेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन गैस लो रिएक्टिव होती है, ठंडी होती है, ठंडी गैस रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी, तो क्योंकि रिएक्टिविटी कम होती है इसी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो लॉन्ग टाइम तक चिप्स चल जाते हैं। चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, लगभग सभी पैकेटों में जिनमें खाद्य पदार्थ आते हैं नाइट्रोजन गैस इसी वजह से भरी जाती है, ताकि ऑक्सीडेशन की जो क्रिया है वो रुक जाए, ठीक है। तो विकृति गंधिता आपको समझ में आ गई क्या होती है, खाने पीने के पदार्थ होते हैं, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, तेल और मसाला ज्यादा पड़ा होगा, जल्दी ऑक्सीकरण होगा, जो गर्म तो मसाला में हीट पाया जाता है। और हीट मतलब क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होगी वो आसानी से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाएंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन लो होगा, जिसमें मसाला कम पड़ा होगा, तेल बिल्कुल कम होगा, वो खाना लॉन्ग पीरियड तक चल सकता है, ठीक है। इसीलिए देखा होगा कि जो विदेशों में दाल पैकेट में दाल आती है, उस दाल में मसाला इन्वॉल्व नहीं होता, वो लोग सिर्फ दाल को गर्म करके और बस पैक कर देते हैं, ठीक है, ताकि मसाला नहीं होगा, ऑयल नहीं होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसको जब घर में लाते हैं तो घर में उससे पैकेट निकाल के फिर उसको फ्राई किया जाता है, ठीक है। तो समझ में उसका प्रोसीजर यही विकृति गंधिता को रोकने के लिए, ठीक है। विकृति गंधिता आपको समझ में आ गई, किस वजह से होती है, ऑक्सीडेशन की वजह से। जितना लो टेम्परेचर होगा ऑक्सीडेशन उतना लेट होगा, इसलिए सर्दी में खाना देर में महक मारता है, जबकि गर्मियों में खाना 7 से 8 घंटे में ही महक देने लगता है और खाने योग्य नहीं रहता, ठीक है। इसलिए देखा हो गर्मी में मम्मियां क्या करती है, फ्रिज में उसको रख देती है, क्योंकि फ्रिज में रखेंगे तो लो टेम्परेचर रहेगा, रिएक्शन होगी नहीं। आप पूछना जरा मम्मी से, देखना मम्मी कितनी होशियार है, उनको ऑक्सीडेशन का मतलब पता है और जानती है कि ऑक्सीडेशन किसमें नहीं होगा, ठीक है। यानी उनको ज्ञान आपसे ज्यादा है, इसलिए उनसे पढ़ा करिए, ठीक है। चलिए आज से आपका चैप्टर जो है पूरा चैप्टर क्लोज हो गया है। कल हम लोग इसकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो पूरी लेके सॉल्व करें, ठीक। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।